और नेक्स्ट क्वांटिटी का नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत यूज होती है, इसका सिंबल है ईटा। इस सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं ईटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, ठीक है। तो ईटा भी एक कैटेगरी में ऐड हो गया आपकी। तो ये होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी आप किसी लिक्विड में जंप करते हो या कोई भी बॉडी को डालते हो तो लिक्विड अपोज करता है मोशन को। आप खुद भी अगर किसी वाटर के पूल में जंप करते हो तेजी से, आपकी स्पीड कम हो जाती है। कोई मर्जी बॉडी डाल लो, स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो क्या लिक्विड क्या अप्लाई करता है, अपोजिंग फोर्स। तो वो अपोजिंग फोर्स हर लिक्विड अप्लाई करता है, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। पानी थोड़ा कम करता है पर फिर भी ठीक ठाक कर लेते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है। मैंने स्विमिंग पूल बनाया, उसमें शहद डाल दिया, हनी, मैंने कहा जंप करो। अब वो इतना खतरनाक जंप होगा, आप चले तो जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे, तो दलदल होगी पूरी। वो इतना ज्यादा अपोजिशन आप फेस करोगे, इतनी अपोजिशन की वो आपको छोड़ेगा ही नहीं और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम बोलेंगे कि हनी एक विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा ऑफर करता है। इवन शहद को तो पाइप में डाल के मूव भी करवाओगे ना, तेजी का मूव करेगा, वो तो बहुत आराम से मूव करेगा। वो एक विस्कस लिक्विड है। पानी एक नॉन विस्कस लिक्विड है, पतला लिक्विड है। जो पतले लिक्विड है, मिल्क एक पतला लिक्विड है, आराम से फ्लो करता है, कम फ्रिक्शन ऑफर करता है। तो एक नंबर फॉर्मुलेट किया गया ईटा, जिस भी लिक्विड का ईटा ज्यादा होगा वो थिक लिक्विड होगा, तो वो जैसे हनी, और जिसका ईटा कम होगा वो एक पतला लिक्विड होगा, उसको नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं। तो थिक लिक्विड को थिक नहीं बोलते, विस्कस बोलते हैं, और पतले लिक्विड को नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं, ठीक। और ये नंबर आपको बता देता है कि जितना हाई नंबर होगा विस्कोसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, ईटा कम होगा तो विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर है यहां तक? तो एक ना एक्सपेरिमेंट आएगा, आपकी सिलेबस में ही है। एक स्फेयर को नीचे गिर दिया, लोहे का स्फेयर है, इसको नीचे गिर दिया जाएगा किसी लिक्विड में, और इस लिक्विड का एक नंबर गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा भी गिवन होता है। तो ये देखा जाएगा कि ये स्फेयर एक फोर्स ऑफ अपोजिशन फील करेगा 6 पाई ईटा आर वी, वेयर आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी। जितनी तेजी से ये स्फेयर मूव करेगा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा फील करेगा। पर ये फॉर्मूला कहां से आया ये तो भी मैं बता नहीं पाऊंगा, तो बस ये फॉर्मूला याद करना है कि जब भी एक स्फेयर को लिक्विड में डाला जाएगा तो वो इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फील करेगा। पर हमारे मतलब का क्या है, ईटा, तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6 पाई आर वी। तो फॉर्मूला याद हो गया, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। पर हमें कांस्टेंट तो वैसे नहीं चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT माइनस 2, 6 पाई नहीं चाहिए, रेडियस लेंथ है और वेलोसिटी LT माइनस 1 है। तो आंसर आ गया ML माइनस 1 T माइनस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो इसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे तो लोगों को याद ही हो जाता है असाइनमेंट करते करते, ML माइनस 1 T माइनस 1, मतलब यहां तक तो बंदा पहुंचता ही नहीं है, उसको सीधे इतनी बार यूज होगा वो कि ML माइनस 1 T माइनस 1 वैसे याद हो जाता है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि आपको ना उसमें जब क्वेश्चंस आएंगे, आज बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसमें ये नहीं पूछा जाता कैसे बना, उसमें पूछा जाता है कि बस फॉर्मूला सही पुट कर दो। मेरी तरफ से तो वो याद कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिख दोगे मैं तब भी मान लूंगा, पर आप इतने फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे। आप ये याद कर पाओगे क्योंकि यहां से बनाने इजी है, पर अगर आपको याद होते हैं सीधे, मेरे को कोई समस्या नहीं, आप याद कर लो। ML माइनस 1 T माइनस 1 मेरे को तो याद ही है, वैसे मैं इतनी बार यूज कर चुका हूं कि मैं भूलता नहीं हूं इसे, ना एनर्जी का ना फोर्स का। हाँ, कुछ कुछ मैं भूल जाता हूं जो मैं रूटीन में यूज नहीं करता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ना ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज हैं। मैं 3 फॉर्मूलाज लिखता हूं, वो एक जैसे ही हैं देखने में, तो वो ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, वो भी 1 महीना चलेगा, कम से कम 20 दिन, उसके अंदर के फॉर्मूलाज हैं ये 2-3। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। शायद ये फॉर्मूला आपने सुना हुआ है, F इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सुना हुआ है कि अगर 2 मासेस हैं और r डिस्टेंस अपार्ट हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और ये लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो न्यूटन ने निकाला था ये, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। इसमें हमने क्या निकालना है, जी। तो एक काम करते हैं, जी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस टू, आर लेंथ है एल का स्क्वायर, मास m1 की जगह m, m2 की जगह भी m, m से m क्या हो गया, कैंसल, तो m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, या m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये रहा आंसर। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पाते कोई बात नहीं, आपको वो फॉर्मूला याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, बना लोगे फॉर्मूलाज। मेन तो इसमें फॉर्मूलाज ही है, फॉर्मूला याद है तो बस बन ही जाएगा, नहीं याद तो फिर गए। ठीक, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला ही है, मैं समझा नहीं पाऊंगा इस फील्ड स्ट्रेंथ को, बड़ी लंबी चीज है ये, फॉर्मूले से ही काम चलाएंगे। तो कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं ऊपर निकाल चुका हूं, m माइनस वन एल की पावर 3 एंड टी की पावर माइनस टू इनटू मास की जगह m, g की जगह g, मास की जगह m, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, l का स्क्वायर। तो मास और मास की पावर 1, मास की पावर माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मास की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस वन, l तो अकेला रह जाएगा, l स्क्वायर एल क्यूब, और t की पावर क्या आएगी, माइनस टू, एनीथिंग रेज टू पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, क्योंकि m की पावर 0 हो गई, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो बोलो। ये फॉर्मूला है, g की जगह पुट किया, मास की जगह m, एल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है अब। तो ये एल स्क्वायर से एल क्यूब कटेगा, m मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है ना, पावर एडजस्ट तो कर दोगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूला इज माइनस जी एम बाय आर, इसमें जी एम बाय आर स्क्वायर, इसमें जी एम बाय आर। माइनस का तो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने माइनस का तो क्या ही करना है, तो जी की जगह पुट कर लेते हैं m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, मास की जगह m और r की जगह सिर्फ और सिर्फ l। तो सॉल्व करेंगे, m की पावर तो 0 हो जाएगी, l की पावर 2 और t की पावर माइनस टू, इसकी जगह तो चाहे 1 लिख दो, आंसर आ गया l2t माइनस टू। ठीक, मास तो 0 ही होगा इसमें भी, लेंथ और l क्यूब को कैंसिल कर लेंगे तो आंसर। ठीक, हाँ माइनस में होता है, पर हमें माइनस में लेना देना नहीं ना, हम तो यूनिट्स देख रहे हैं। मतलब अगर फोर्स माइनस 10 न्यूटन है तो तुमने माइनस 10 का क्या करना है इस चैप्टर में, तुम्हें तो न्यूटन से मतलब है, तो इसलिए माइनस का कोई सिग्निफिकेंस, कांस्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में है ही नहीं। वैसे माइनस में होता है, हाँ ठीक।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका फॉर्मूला एनर्जी वाला है कितना, ml/t -2। ये तो हमने शुरू में कर ही लिया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है ना, तो जो हमने एनर्जी का किया था, पोटेंशियल का, काइनेटिक का, वो सेम है। वैसे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या है, mgh, और हमने लास्ट लेक्चर में स्मॉल mgh का फॉर्मूला ड्राइव किया था ml/t -2, तो उसका कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूलाज ग्रेविटेशन चैप्टर में से हैं। ऐसे कुछ फॉर्मूलाज थर्मोडायनेमिक्स में से हैं, 3-4 फॉर्मूलाज थर्मो के हैं जो हम करेंगे, वो फॉर्मूला लिखते हैं। और ऐसे कुछ 1-2 केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, और ऐसे +2 में ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूलाज हैं, बस इतना ही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अब थोड़े से रह गए, बस इसी को क्लोज करके हम क्यों कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन करेंगे, वो आएगी पेपर में। बट वो क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे। अभी आपको पता लग जाएगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिनको स्कूल वगैरह में करवाया होगा उनको आइडिया होगा कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये टेबल तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने सामने, मुश्किल है याद करने, हो जाएंगे याद अपने आप, क्यों टेंशन ले रहा है, हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। टेस्ट होंगे ना 2 इसके, हाँ होएगा नहीं छुट्टियों के बाद। पहला टेस्ट होगा, मैं को डायमेंशन फॉर्मूला बनाने को 5 टेस्ट दूंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा, आधी क्लास फेल हो जाएगी, फिर दोबारा दूंगा, फिर थोड़ी सी आधी पास हो जाएगी, फिर दोबारा दूंगा। 1 हफ्ता लगता है इनको याद करने में। जब रोज मैसेज आएंगे ना घर में, 10 में से 2 नंबर, 10 में से 3 नंबर, फिर टेंशन हो जाएगी, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। हर साल में देख लो, पिछले साल के टेस्ट दिखाऊं आपको, 3-3 टेस्ट लिए हुए हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज के, तब जाके लोगों को याद हुआ कि चल अब याद कर ही लेते हैं। हो जाएंगे, आपको भी क्या टेंशन है, कोई 1 बारी में कर लेगा, कोई 2 बारी में कर लेगा, पर हो जरूर जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, लोग वैसे यहाँ से शुरू करते हैं, मैंने क्यों नहीं शुरू किया था। सोचो ये फर्स्ट लेक्चर में होता तो आप क्या कहते, ये था नॉन मेडिकल यार, ये कैसा नॉन मेडिकल है, तो यार क्या याद ही करे जा रहे हैं। बट इस टाइम चलो ठीक है, 2 लेक्चर में इतना चल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में से, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका सिंबल है K, लिखना भी है साथ साथ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। देखो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K आपको ये बताता है, थर्मल का मतलब हीट, कंडक्टिविटी का मतलब हीट का कंडक्ट होना, अंदर से पास होना, और इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। शायद आपने सुना भी होगा, वो एटम वाइब्रेट करते हैं और एक लोहे की रॉड है, आप गर्म करते हो एक एंड पे, वो हीट अंदर ही अंदर ट्रेवल कर जाती है, इसको कंडक्शन बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, कोई मटेरियल तो कंडक्शन बहुत ज्यादा करता है और कोई बहुत कम करता है, और कोई तो करता ही नहीं। वुडन का, लक्कड़ का लगाओगे तो हैंडल तो फिर करेगा ही नहीं। तो जिस मटेरियल, जो मटेरियल ज्यादा कंडक्ट करता है, जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है, उसका K बहुत बड़ा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी है। जिसका K छोटा होता जाएगा वो एक बैड कंडक्टर की तरफ जाता जाएगा, और जिसका K 0 हो जाएगा वो तो बिल्कुल ही बैड कंडक्टर है, वो तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो K आपको ये बताता है वेदर अ मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। मान लो आपके पास ये एक सरफेस है, सॉलिड है एकदम, अंदर से लोहे का मान लो या स्टील का बना हुआ है ये कंटेनर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, और ये मान लो T2 टेम्परेचर है, और ये फेस मान लो T1 टेम्परेचर है। तो ये देखा गया है कि हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो हीट अंदर ही अंदर ट्रेवल कर जाएगी, और हीट का सिंबल इज Q। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हीट ट्रेवल करती है वो डिपेंड करती है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो नंबर ऑफ एटम कम कांटेक्ट में है, तो हीट कम ट्रेवल करेगी, और अगर ज्यादा एरिया है तो फिर ज्यादा हीट ट्रेवल करेगी। ये देखा गया है कि हीट टाइम पे डिपेंडेंट है। 10 घंटे के लिए हीट ट्रेवल करवाते जाओगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, 1 सेकेंड के लिए करोगे तो कम हीट जाएगी। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के डिफरेंस पे। टेम्परेचर डिफरेंस को आप डेल्टा टी भी बोल सकते हो।
टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा टी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी हीट ज़्यादा ट्रेवल करेगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो बिल्कुल भी हीट ट्रेवल नहीं करेगी। ये डिपेंड करता हुआ देखा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। इन दोनों फेसेस में डिस्टेंस अगर डी है तो अगर डिस्टेंस बड़ा है तो हीट जो है वो कम जाएगी, क्योंकि अगर दूरी होएगी इनके तो एटम बीच में हीट फंस जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, एटम ही कंज्यूम कर जाएंगे। तो डिस्टेंस कम होना चाहिए तो ज्यादा हीट बाहर आ जाएगी। इन सबको अगर कंबाइन करते हैं तो Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम अपॉन डी, और साथ में क्या लगता है एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है इसमें K। ये बताता है कि ये सारा कुछ इस पे भी डिपेंड करता है वेदर अ मटेरियल इज अ गुड और बैड कंडक्टर। आप टेम्परेचर या एरिया जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर कोई लकड़ का मटेरियल है तो K क्या हो जाएगा 0, तो बिल्कुल भी हीट ट्रेवल नहीं करेगी। तो ये एक फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में करवाया जाएगा। आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर सकते हो K A डेल्टा टी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई डी, पर आपको तो K से मतलब है Q इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा टी इंटू कितना T। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। बोलो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी वाला। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ml2t माइनस 2। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। एरिया किस में, एल स्क्वायर में। टेम्परेचर डिफरेंस किस में, केल्विन में। और टाइम किस में, टी में। सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। यहां से एल स्क्वायर कैंसल, तो एम एल टी माइनस 2, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, और के भी ऊपर जाएगा रेज टू पावर -1 आंसर। तो ये याद नहीं किया जा सकता, वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के कैन बी कैलकुलेटेड। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयर है, मुझे लगता नहीं यूज होगा, बट एक्सेप्शनल केसेस में कोई टीचर डाल दे तो कम से कम सुना हो कि ये होता क्या है, आप नोट कर सकते हो। कम यूज होगा वैसे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो मेन चीज आपको ये समझ में आ चुकी है कि सिर्फ फॉर्मूला ही मेन है। वो फॉर्मूला कैसे याद किया जाए बस ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे याद करते हो। फॉर्मूला याद हो गया तो बन ही जाएगा एमएलटी तो, ठीक। बोलो बोलो, ठीक है। होता है फॉर्मूले में, मैंने लिया, ये तो जिस साइंटिस्ट ने किया उसने लिया, मैंने भी ले लिया। मैंने नहीं बनाया, जिसने बनाया मैंने उसकी बात बता दी, उसने ये बताया मैंने आपको बता दिया। क्या है? देखो थर्मल कंडक्टिविटी के बाद दो और छोटे छोटे थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलाज। एक शायद आपने सुना भी हो जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, सुना हुआ है? आईसीएससी ने सुना हुआ है, सीबीएसई नहीं सुना हुआ, ऐसा भी हो सकता है, शायद सुना होगा। तो स्पेसिफिक हीट, और एक हीट होती है जिसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इसका सिंबल है एस, इसका सिंबल है एल, राइट। तो दो फॉर्मूलाज हीट के आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एम एस डेल्टा टी, और दूसरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक, इकट्ठे चला रहा हूं मैं। ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज होता है मैं आपको बताता हूं। आपके पास एक गैस है, उस गैस का मास m है, और आप उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं बाय डेल्टा टी, जो भी होगा। अब गैस को हीट देनी पड़ेगी। सारी गैसेस को डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सेम हीट नहीं देनी पड़ती, क्योंकि डिपेंड करता है, कोई गैस जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगी, कोई लेट करती है।
वो कौन बताएगा इसमें? S। जिसका S बड़ा होता है स्पेसिफिक हीट, वो ज्यादा हीट लेगी आपसे, और जिसका S कम होगा वो आपसे कम हीट लेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये फॉर्मूला वहां यूज होता है जब आप टेम्परेचर गैसेस का इंक्रीज करते हो, ये केमिस्ट्री के अंदर भी यूज करवाया जाएगा। और जब आप m मास ऑफ गैस को हीट करते हो बाय डेल्टा टी, केमिस्ट्री में कैलकुलेट करवाया जाएगा कि बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी उस गैस को, तो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। पर हम इसमें क्या इंटरेस्टेड है? स्पेसिफिक हीट में। तो आप ये फॉर्मूला लगाना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t माइनस 2 है, मास का m है, टेम्परेचर का केल्विन है, ये कैंसल हो गया। L2t माइनस 2k माइनस 1 इज द आंसर। तो बाकी तो वैल्यूज ही पुट की है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये बना लेना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर लेना, मास की जगह m पुट कर लेना, टेम्परेचर केल्विन पुट कर लेना, मास से मास कैंसल, आंसर। ठीक। ऐसी एक और हीट कैलकुलेट करने का तरीका है। जब आप जैसे मान लो एक पानी बॉईल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आप उसको स्टीम बनाना चाहते हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर क्या हो गई? चेंज। तो हीट रिक्वायर्ड को Q, ये फॉर्मूला लगता है उस केस में जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, Q इज इक्वल टू एम एल। एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमें अगर L का फॉर्मूला निकालना है तो L क्या बनेगा? Q डिवाइडेड बाय मास M। तो ml2t माइनस 2 हीट को मास से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा L2t माइनस 2। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, दोनों फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला याद करो और डायमेंशन फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है यहां तक? दूंगा आज। ठीक, दो फॉर्मूलाज केमिस्ट्री के हम यूज करेंगे, मे बी इसमें यूज होगा, मेरे को लगता है होना चाहिए, और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। शायद आपने केमिस्ट्री में सुना हो R, या आपने केमिस्ट्री में इक्वेशन सुनी है PV इज इक्वल टू RT? नहीं सुनी, कोई बात नहीं, अभी केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली है इक्वेशन। किसी भी गैस के अंदर ये इक्वेशन लगेगी, बात नहीं करो प्लीज। किसी भी गैस में ये इक्वेशन लगेगी जिसमें आपको गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में कैसे रिलेटेड है वो सिखाया जाएगा। तो गैस की इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम कैसे रिलेटेड होते हैं? PV इज इक्वल टू RT। तो R को गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो गैस कांस्टेंट इज PV डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप चेक करें तो M L माइनस 1 T माइनस 2 था, हमने निकाल लिया। वॉल्यूम का L क्यूब था और टेम्परेचर का K था। सॉल्व करके M L की पावर 2, T की पावर माइनस 2, K की पावर माइनस 1 इज द आंसर। इसे सॉल्व कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे, आंसर आएगा। तो गैस कांस्टेंट के लिए आपको बस वो इक्वेशन याद करनी है, वहां से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है यहां तक? हाँ, PV इक्वल टू NRT होता है, पर हम मोल लेते नहीं फिजिक्स में। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाले यूज कर लेते हैं, हमारे हिस्से का मोल नहीं है, हमारा यही है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। और एक और शायद फॉर्मूला आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नहीं सुना तो सुन लो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ
गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये तो सुना होगा एवोगैड्रोस नंबर, नहीं सुना तो एवोगैड्रो नंबर एक नंबर होता है जिसका कोई ना यूनिट होता है ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। आपको वो होता है, मैंने कहा क्या होता है, कहते 2 वो जो इसकी कितनी होती है 6 पॉइंट समथिंग करके इतने एटम, एटम यूनिट नहीं, एटम नहीं, इस कमरे में अगर 40 लोग बैठे हैं तो लोग यूनिट्स नहीं है, नंबर है। 40 बंदे बैठे हैं, वो बंदे को यूनिट थोड़ी ना होते हैं, तो 40 नंबर है, तो इसलिए एवोगैड्रो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला तो ऊपर मैंने निकाल दिया, कितना ml2t-2k-1, और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आएगा, चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जो आर का डायमेंशन फॉर्मूला है वही एवोगैड्रो नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला है। समीत क्लियर है यहां तक? समीत ठीक है, नंबर से डिवाइड भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर का ना तो कोई यूनिट है ना डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, क्या आप भी परेशान हो चुके हैं दूसरे बैच की तरह? सब नॉर्मल है? ठीक, या कोई खुश भी है बहुत ज्यादा इन फॉर्मूला से? कोई खुश नहीं है? सब नॉर्मल है? मैं भी खुश नहीं हूं, पर मजबूरी है यार, लिस्ट में कोई यही वेट कर रहा था, यही सेम बस कर रहे थे वो भी। 5-4 फॉर्मूले और हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, इतने हैं कि एक बोर्ड के ऊपर अभी एक बार में लिखे जाएंगे छोटे से। तो बस इसको क्लोज करते हैं, जितने हो गए फॉर्मूला सफिशिएंट है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन करेंगे, राइट? तो चलें, देखो नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज, हाँ जी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस V। ये आपने सुना हुआ है, दिस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल ठीक। और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एक और डायमेंशन फॉर्मूला इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या था A और टाइम का क्या था T, तो चार्ज क्या क्या बनेगा AT। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला इज ml2t-2 और चार्ज का A इंटू टी। तो सॉल्व करते हैं, ml2t-3a-1, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, चार्ज का पता है और चार्ज का AT है, और अब यहां वैल्यू पुट करो आंसर। A एम्पियर है, प्लीज साइलेंस। एम्पियर समझ में आ रहा है, सिमरन क्लियर है? तो रेजिस्टेंस, ओम लॉ से रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने ऊपर निकाल लिया, सबसे ऊपर कितना, ml2t-3a-1, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो ml2t-3a-2, तो एक और फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस। इसके बाद 2 और है, बस लास्ट है, 5 बोले थे ना, 3 + 2 बस खत्म। मैं कुछ कर, अभी तो मैंने आपको कम लिखवाए हैं, अभी तो +1 के लिखवाए हैं, +2 के और ऐड, 50 और ऐड कर लो, वो नहीं करने, वो अब नहीं करने, बस बहुत है, सफिशिएंट है, इससे काम चलेगा हमारा, बहुत है ये। अच्छा, एक ना अगर ये आ जाए ना एम्पलीट्यूड, कल को वर्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है,
तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल ही रहेगा, एम्पलीट्यूड का एल रहेगा। बहुत है, इतने कर लिए, दो में क्या प्रॉब्लम है। ठीक, ठीक, दो फॉर्मूले और लिखेंगे और क्लोज करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे कि इसका करना क्या है बेसिकली। देखो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। शायद पहले डिस्कस किया था, नहीं किया तो एक लॉ आएगा कूलम लॉ +2 में। कूलम लॉ ये बताता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, ये फॉर्मूला होता है फोर्स को निकालने का, तो ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट सिंबल है ये। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि दो चार्जेस में फोर्स 1/4 पाई, इस सिंबल का नाम है EPSILON, एप्सिलॉन। नॉट का मतलब वैक्यूम है, चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं। तो आपको तो बस यही निकालना है। तो आप यहां से ना पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। F को इधर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहां तक 1/4 पाई को तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट है। चार्ज का क्या होता है, एम्पियर टाइम, दूसरे चार्ज का एम्पियर टाइम। फोर्स का क्या होता है, MLT-2, और R का क्या होता है, लेंथ। ठीक, रेडियस का लेंथ, फोर्स का पुट किया, चार्जेस एम्पियर टाइम, दो चार्जेस है तो 2 बार एम्पियर टाइम। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। m ऊपर आ गया, raised to power -1, l की वैल्यू -3, t की वैल्यू 4 और a की वैल्यू स्क्वायर। ये आंसर आ गया। मतलब मेन तो वो फॉर्मूला याद करना है, उसका कोई इलाज नहीं, याद ही करना पड़ेगा। ठीक, बोलो बोलो, डाउट है, डाउट है, बोलो। बोलो। मैं कुछ समझा ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये +2 का फर्स्ट लेक्चर सुन लो फिर जाके, इस साल का। आपको एक पूरा 1.5 घंटा सुनना पड़ेगा ये फॉर्मूला कैसे बना। तो अगर इतनी पेशेंस है तो सुन लो, नहीं तो कूलम का रिजल्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कूलम ने ये फोर्स निकाली थी, उसका फॉर्मूला हमें दिया था, और हमारे मतलब की चीज सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है। हमसे कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करवा रहा इलेक्ट्रोस्टैट्स का, तो हम अपना मतलब सॉल्व करके साइड में। वैसे तो इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत कम है, बट यू नेवर नो, कई बार स्कूल में एक्सेप्शनल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो उसके अंदर ये डाला जा सकता है। मैं इसलिए करवा रहा हूं, अदरवाइज की जरूरत नहीं थी। और ऐसी एक और फॉर्मूला, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का सिंबल होता है μ0। मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको स्ट्रेट अवे याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर इसको सिखाया जाएगा। एक फॉर्मूला आएगा कि अगर दो वायर्स हैं और उनमें करंट है,
तो उनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू करंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला प्लस 2 में करवाया जाता है, जो दो पैरेलल वायर्स में अगर करंट है तो आपस में वो फोर्स लगाती हैं, ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो कहां से आया, क्यों आया, नहीं चाहिए, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको पूछा भी नहीं जाएगा, मैं सच बताऊं इस प्लस 1 के अंदर। पर मैं फिर कह रहा हूं, आपके टीचर्स का कुछ नहीं मालूम, स्कूल में जाओगे वो पता लगे सबसे पहला फॉर्मूला ये पूछ ले आपसे, तो एटलीस्ट कम से कम आपकी लिस्ट में ये होना चाहिए। पूछे ना पूछे उसकी मर्जी है, पर हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, म्यू नॉट निकालना है। तो म्यू नॉट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू आर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने म्यू नॉट को एक तरफ कर लिया, बाकी टर्म्स एक तरफ कर ली। इस सिंबल का नाम म्यू है, म्यू नॉट, ठीक। तो अगर कल को म्यू नॉट का कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट लिस्ट में है आपके और आप देख सकते हो, वैसे रिक्वायर्ड है नहीं, मतलब मैं अपने टेस्ट के अंदर भी नहीं दूंगा, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। आपके स्कूल के टीचर करवाएंगे, आप कर लेना, नहीं करवाएंगे मेरी तरफ से उसको छोड़ देना। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT माइनस 2, आर का लेंथ का भी L, कांस्टेंट का कुछ नहीं, करंट का एम्पियर, तो आंसर क्या आएगा, M, L से L कैंसल, ML T माइनस 2 A रेज टू पावर माइनस 2 इज द आंसर। वो तो जो बनेगा फिर एंड में बन ही जाएगा अपने आप। बट क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? दो फॉर्मूला तो एंड में एक्सेप्शनल, तभी एंड में करवाए मैंने, एटलीस्ट शुरू में करवाता तो दिक्कत होती। तो ये एक्सेप्शनल फॉर्मूलाज हैं, अगर यूज हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ठीक है, अब लिखो एप्लीकेशन। हम डायमेंशन फॉर्मूला पूरा हमने चार्ट बना लिया। कर क्यों रहे हैं, MLT करोगे क्या इसका, कुछ तो करते ही होंगे। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास, लिखो अपनी कॉपी में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास।